अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बारिश के मौसम में बछड़े बछड़ियों की उचित देखरेख, गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का नियंत्रण, हमारे प्रदेश के किसान भाई गाय भैंस का पालन तो करते हैं, पर देखने में आता है कि दुधारू पशुओं की देखरेख तो उचित तरीके से करते हैं, लेकिन इनके नवजात बछड़े बछियों की देखरेख सही तरीके से नहीं करते हैं। इसी वजह से इनकी मृत्यु दर भी अधिक होती है। तो आप बरसात के मौसम में नवजात बछड़े बछियों की देखरेख और ब्यांत के समय कौन कौन सी सावधानियां रखें, इस बारे में आइए जानते हैं पशु चिकित्सालय आगा साउथ जिला सागर की पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल श्रीवास्तव से। आप सभी पशुपालकों को, चूँकि वर्षा ऋतु चल रही है, तो वर्षा ऋतु में आपके जो गर्भित पशु हैं उनकी कैसे देखभाल करी जानी चाहिए, और जब उनके नवजात जन्म लेते हैं तब उनकी देखभाल कैसे करी जानी चाहिए, इस विषय में मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। बारिश के मौसम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पशुओं को शेड में ही रखना उचित है, और ख़ास करके आपके गर्भित पशु और नवजात पशुओं को इन्हें चराने के लिए भी ज़्यादा दूर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और ख़ासकर यदि आपकी सरफेस जो भी है ज़मीन यदि ऊबड़ खाबड़ है तो ऐसी, या फिसलन भरी है, तो ऐसी जगहों पर उन्हें चराने के लिए नहीं ले जाना है। जब आपके जो गाभिन पशु है वो जनने वाली हो तब उसके एक हफ्ते करीब पहले से आप उसको अलग जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं, और उसमें आप बेडिंग बिछा सकते हैं, सूखा भूसा वगैरह बिछा दें, जिससे जब बच्चा पैदा होता है तो उसको गिरने और चोट लगने की समस्या ना रहे। दूसरा, उसको जब समय नज़दीक आ गया हो तो कोई ना कोई व्यक्ति उसे रहे वहाँ पर देखने के लिए कि जब उसका समय पार्चुरेशन का मतलब बच्चा जनने का आ गया है तो वहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति मौजूद रहे उसकी मदद के लिए। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन हम इनके नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख पर कोई ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसलिए आप दुधारू पशुओं के ब्यांत के समय इन बताई जा रही सावधानियों पर विशेष ध्यान दें। अब जो नवजात शिशु, जब आपका नवजात बछिया या पड़ा पड़िया जो भी है जन्म ले रहा है, तब उसको जन्म के बाद उसकी नाक और जो भी नाक और मुंह पर झिल्लियां हैं उन्हें साफ़ करना होगा। और वैसे तो जो गाय या भैंस है वो उसको चाट कर उसको साफ़ कर देती है, मगर आपको उसको पूरा शरीर साफ़ करना है, देखना है अच्छी तरह से साफ़ हुआ है कि नहीं, उसके श्वसन तंत्र को मदद करेगा। और दूसरी चीज़, आप इसमें जो गर्भनाल होती है उसको काटना होता है, तो आप उसको 2 से 2.5 इंच छोड़ दें। उसके बाद उसको एक स्टेरलाइज्ड या नई ब्लेड लें या फिर स्टेरलाइज्ड कैंची हो
उससे आप उसको काटें और साथ में टिंचर आयोडीन में डिप कर दें और उसका उतना सिरा लास्ट का सिरा बांध दिया जाता है तो साफ धागे से, और उसको समय समय पर ड्रेसिंग करते रहें जब तक वो सूख कर झड़ ना जाए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बछड़ों में जॉइंट इल या नेवल इल होती है, उसका बहुत खतरा होता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। अब नवजात शिशुओं की, यदि अपन नवजात बछड़ों की बात करें तो उनमें पहले तो जब जन्म होता है उस समय कोलेस्ट्रम निकलता है, जो दूध रहता है पहला दूध, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उसकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरू में तो आप उसको वो देंगे। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो आप इस वर्षा के प्रभाव से बछड़े बछड़ियों को बचाने के लिए इनके आवास और आहार प्रबंधन पर जरूर ध्यान दें, तभी आपको पशुपालन व्यवसाय से अच्छा लाभ मिलेगा। सबसे पहले इसमें मैं बताना चाहूँगी आपका पशुओं का आवास प्रबंधन कैसा होना चाहिए। बारिश के मौसम में फिसलने का और उससे चोट लगने का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए हमें आवास प्रबंधन में ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो शेड है उसमें कहीं भी पानी की लीकेज की समस्या नहीं हो, अन्यथा वो पानी अंदर जमा होगा और उसी में जानवर का मलमूत्र जमा होगा, इससे फिसलने की कंडीशंस बनेंगी। दूसरा, इसका जो भी मलमूत्र का निष्कासन है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए टाइम टू टाइम। यदि ये जमा होता है तो एक तो फिसलने की समस्या हो सकती है, दूसरा इसमें अमोनिया पैदा होती है जो पशुओं को नुकसान करती है। अब दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है कि वर्षा ऋतु में आहार प्रबंधन कैसे करें हम जानवरों का। इसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं, 15-20 दिन के बाद काफ स्टार्टर शुरू करते हैं, तो उसमें आप मेज़ 52%, मक्का 52%, ओट्स रखते हैं 20%, सोयाबीन मील रखते हैं 20% और 5% हम उसमें मोलेसेस डालते हैं और 0.5% हम उसमें नमक ऐड करते हैं और 1.5% उसमें मिनरल मिक्सचर ऐड करते हैं। साथ में 1% हम उसमें विटामिन ऐड करते हैं। तो ये आपका एक बहुत अच्छा काफ स्टार्टर बन जाता है और आप इसको धीरे धीरे बछड़ों की आहार में शामिल कर सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि जो बारिश का पानी जहाँ जमा होता है पशु वो ना पी सकें, क्योंकि उसमें परजीवी संक्रमण के खतरे हो जाते हैं। और ये ध्यान रखें कि दिन भर उनको साफ पानी की उपलब्धता बनी रहे शेड में। किसान भाइयों, गाय और भैंसों के नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवियों द्वारा तो नुकसान पहुंचाया ही जाता है, साथ ही साथ कुछ रोगों के आने का भय भी बना रहता है। इसलिए आप इन समस्याओं के समाधान पर ध्यान दें। हमारा अगला पॉइंट है कि आप उनको बीमारियों की रोकथाम कैसे की जाए। और चूंकि ये वर्षा ऋतु है तो इस समय पे एक तो परजीवी संक्रमण हो सकता है, साथ में कुछ बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ेज़ हैं वो कॉमनली मिलती हैं। बछड़ों में हम 2 हफ्ते की उम्र से उसको पेट के कीड़ों की दवाई दे सकते हैं। उसके लिए एल्बेंडाजोल का यूज़ करते हैं बछड़ों में, पिपरेजिन साल्ट का करते हैं और साथ में आप उनको जब वो 3 महीने के हो जाएं तो उनको टीकाकरण किया जाता है। तो उसमें आप वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले ही किसी पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसमें HS, BQ इन सारी बीमारियों का टीकाकरण करवा लें। तो जब भी आपको टीकाकरण या आपके पेट के कीड़ों की दवाई देनी है तो आप अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसको उचित मात्रा में उचित समय पर प्रदान कर सकते हैं। गन्ना की फसल में इस समय कई प्रकार के हानिकारक कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं, जिसकी वजह से गन्ना के उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए समय रहते इनकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। किसान भाइयों नमस्कार। जो गन्ने की खेती करते हैं इस पे विशेष रूप से ध्यान दें कि हम देखते हैं कि गन्ने में कीट और बीमारियों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हम पहली अवस्था में बात करते हैं गन्ने में तो सबसे पहले कीट लगता है जिसको शूट बोरर बोलते हैं। जब एक फसल 1 से 1.5 महीने की होती है तो इसमें शूट बोरर और प्लेसी बोरर लगता है।
गन्ना की फसल में अगर बुआई के समय कुछ बातों का ध्यान रखा गया है तो कीटों का प्रकोप बहुत ही कम होता है। गन्ने में वैसे तो कई सारे कीट लगते हैं, लेकिन इस समय बेधक कीटों का प्रकोप अधिक होता है, जिन पर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी होता है। अंकुर और जड़ भेदक कीट का प्रकोप मार्च से जून माह तक रहता है। इसका प्रकोप होने पर पौधों के बीच की गोव सूख जाती है और इसे खींचने पर आसानी से खींच जाता है और इस गोब को सूंघने पर सिरके या शराब जैसी गंध आती है। और सड़ने की वजह से जो पौधे की बढ़वार है वो तो नहीं हो पाएगी, लेकिन बहुत सारे शूट्स और निकलते हैं। तो इसी पे किसान भाई अगर बुआई के समय में ध्यान देते हैं इस कीट के नियंत्रण के लिए, शूट बोरर के लिए, तो बुआई के समय में कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड या इमिडाक्लोप्रिड ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। बुआई के समय में उसको जो जहाँ पे शूट्स लगा रहे हैं उसमें डालें, तो इससे क्या है कि कीट का अर्ली अवस्था में आपका नियंत्रण हो पाएगा। इस अगर आवश्यकता हो तो इसी जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उसके होल्ड में, ऊपर में जहाँ जो होल्ड रहता है उसमें आप दानेदार जो कीटनाशक है उसको डाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही फसल बढ़ती है, बारिश का शुरू होता है मौसम और बारिश से ठंड में गन्ने की फसल पहुंचती है, तो वहाँ पे आपको टॉप बोरर और जो स्टेम में हर नोड में एक कीड़ा अंदर एंटर करता है, पिल्लू, और उसकी वजह से आपका जो गन्ने की फसल है उसमें काफ़ी नुकसान होता है। अगला कीट है टाप बोरर यानी चोटी बेधक। इसका प्रकोप मार्च से नवंबर तक बना रहता है। इस कीट की मादा सफेद रंग की होती है और ये पौधे की दूसरी या तीसरी पत्ती पर बैठी होती है और अंडे देती है, और इन अंडों से 6 से 7 दिन में लार्वा निकल जाते हैं। ये लार्वा बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं। ये दूसरी या तीसरी पत्ती के बीच में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पत्ती पर एक लाल रंग की धारा बन जाती है। तो उस समय में उस कीट को नियंत्रण करना मुश्किल होता है, और ऐसे इलाके में जहां उस कीट का प्रकोप होता है तो उस इलाके के लिए जो संशोधित जो रेजिस्टेंट कीट रोधी वैरायटियां हैं गन्ने की, उन्हीं की बुआई करें। में अगर आवश्यकता हो तो क्लोरपायरिफॉस दवा को आप में दे सकते हैं, और बुआई के समय में अगर आपने इमिडाक्लोप्रिड या जो पहले फ्रेटरा हमने बात किया है, इन जो दवाइयों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस कीट को नियंत्रण करने के लिए अगर आप छिड़काव करते हैं तो हमारे शोध में पाया गया है कि कीट नियंत्रण उतना नहीं हो पाता है जितना आपने कीटनाशकों का प्रयोग किया है। ध्यान रखें, इस रसायन का छिड़काव करते समय स्प्रेयर के नोजल को ढीला कर जड़ों के पास दवा का प्रयोग करें और प्रयोग के अगले दिन सिंचाई कर दें, जिससे दवा अपना कार्य सही तरीके से कर सके। किसान भाइयों, ये जरूरी नहीं कि आप इन सभी बेधक कीटों को कंट्रोल करने के लिए रसायनों का ही प्रयोग करें। बहुत सारे ऐसे भी तरीके हैं जिससे अपनाकर इन कीटों का बिना रसायनों के कंट्रोल कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे जो लाइट ट्रैप्स है उसका प्रयोग करें, पहली बारिश के समय में ज़रूर करें। इसके भ्रंग इसके तरफ में आकर्षित होंगे, और नीचे पानी में आप कैरोसिनाइज्ड वाटर रखिए, थोड़ा कैरोसिन डाल दीजिए, तो उसके जो एडल्ट है वो कंट्रोल होंगे। दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखा गया है गन्ने में। इसमें देखते हैं कि इसकी पहचान ये है कि जो गन्ना के जो शूट्स हैं उसके अंदर खा करके पूरा मिट्टी भर देती है और पूरा बहुत ज़्यादा गन्ने को नुकसान करती हैं। तो दीमक के कंट्रोल के लिए आसपास का जो बंड्स हैं उसको साफ रखें, और सिंचाई के जल के साथ में अगर आवश्यकता हो तो क्लोरपायरिफॉस दवा को आप सिंचाई के साथ में दे सकते हैं। और बुआई के समय में अगर आपने इमिडाक्लोप्रिड या जो पहले फ्रेटरा हमने बात किया है, इन जो दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो दीमक का प्रकोप कम होता है। जिन इलाकों में दीमक का प्रकोप ज़्यादा हो, किसान पहले से ध्यान दें और समय समय पे जो सिंचाई जल है उसके साथ में क्लोरपायरिफॉस या अन्य जो कीटनाशक है उनका प्रयोग करते रहें। और ज़रूरत हो तो जो कीट ग्रसित जो भी जितना भी गन्ना हो उसको समय समय पर हटाते रहें, साफ सफाई ज़रूर रखें, गन्ने को बांध के रखें, अर्थिंग अप मिट्टी चढ़ाएं, समय समय पर मिट्टी चढ़ाते रहें। इन सब क्रियाओं को अगर आप कीटनाशकों के साथ में भी करेंगे तो गन्ने की फसल में कीटों का प्रकोप कम होगा, और आशा है कि इससे आपका प्रबंधन अच्छे से रहेगा। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला इंदौर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि
आगामी 3 दिनों के दौरान 3 से 68 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 28 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। हवा दक्षिण पश्चिम दिशा से 10 से 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि देसी खाद का अधिकाधिक प्रयोग करें ताकि भूमि की जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ सके। मृदा जांच के उपरांत उर्वरकों की संतुलित मात्रा का उपयोग करें। खासतौर पर पोटास की मात्रा बढ़ाएं ताकि पानी की कमी के दौरान फसल की सूखे से लड़ने की क्षमता बढ़ सके। वर्षा आधारित एवं बारानी क्षेत्रों में भूमि में नमी संचयन के लिए पलवार का प्रयोग करना लाभदायक होगा। वर्षा को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों के किसी एक भाग में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करें, जिसका उपयोग वर्षा न आने के दौरान फसलों की उचित समय पर सिंचाई के लिए कर सकते हैं। साथ ही इससे भूमि का जल स्तर भी बढ़ेगा। किसानों को सलाह दी जाती है कि यदि उनके क्षेत्र में कम से कम 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो इस सप्ताह सोयाबीन की बुआई करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अलग अलग परिपक्वता अवधि वाली सोयाबीन की 2 से 3 अधिक अनुशंसित किस्मों को उगाएं। अंकुरण परीक्षण करके उपलब्ध सोयाबीन बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करें, जो उचित पौधे के स्टैंड के लिए 70% होनी चाहिए। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अनुशंसित पंक्ति अंतर 45 सेंटीमीटर और 5 से 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करें। बीज की मात्रा 65 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। अत्यधिक वर्षा के साथ सूखे की स्थिति में फसल को बचाने के लिए ब्रांड बेड फरो या बुआई की रिज और फरो विधियों का उपयोग करके फसल को बोने की सलाह दी जाती है। कपास की फसल में उचित खरपतवार प्रबंधन के लिए एक हाथ से निकाई करें। सिंचित कपास में नाइट्रोजन उर्वरक 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दें। कपास की फसल में एफिड्स, खस्ता फफूंदी आदि संक्रमणों को नियंत्रित करने के लिए 5% नीम के अर्क का छिड़काव करें। इस मौसम में भिंडी मिर्च की फसल में माइट, जैसिड और हॉपर की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SC की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। यह समय चारे के लिए ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। अतः किसान भाई पूसा चरी 9, पूसा चरी 6 या अन्य संकर किस्मों की बुआई मृदा में पर्याप्त नमी को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। लोबिया की बुआई का भी यह समय उपयुक्त है। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें। साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। वर्षा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपाय को अपनाएं। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम आंतरी, जिला रतलाम के कृषक भगवती प्रसाद ने। ये प्रोट्रे में सब्जियों की नर्सरी तैयार करने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भगवती प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम लोग बात करते हैं नर्सरी मैनेजमेंट के बारे में। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बीज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई होती है किसी भी फसल को तैयार करने के लिए, और चूँकि हर एक बीज की एक कीमत होती है, तो हम चाहते हैं कि आप किसान भाई और बहनों का कोई भी बीज बर्बाद ना हो। प्रो ट्रे प्रोपलीन से बनी हुई विभिन्न कैविटी वाले ट्रे बाजार में आती हैं। सब्जी की नर्सरी लगाने के लिए 98 कैविटी यानी खाने वाली ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ट्रे का प्रयोग 4-5 बार कर सकते हैं।
आजकल फलों की पोत तैयार करने के लिए भी 21 बड़े खाने वाली प्रो ट्रे बाजार में मिलने लगी हैं, जिनका प्रयोग फलों की पोत तैयार करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक तरीके से तैयार करने के बारे में, क्योंकि आज हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग हाइब्रिड बीज का उपयोग करते हैं और हाइब्रिड बीज की कीमत 30,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये प्रति किलो तक होती है। तो यहाँ आपका हर एक बीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हम लोग प्रोट्रे के लिए कहते हैं कि आप प्रोट्रे का इस्तेमाल कर। ये प्रोट्रे जो होता है वो 50 सेल से लेकर 98 सेल तक, जैसी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इसको खरीदें। ये प्रोट्रे में एक सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसे आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लिया उसके बाद आपको इस प्रोट्रे को आप दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। आप इसे सावधानी से रखें और आप इसको 3 से 4 बार कम से कम यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो प्रोट्रे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें हम लोग कोकोपीट को यूज़ करने के लिए कहते हैं। कोकोपीट जो होता है ये जो नारियल की सूखी हुई बुरादें होती है, इसी कोकोपीट कहा जाता है। ये ब्लॉक्स में आते हैं। तो ये 5 केजी का ब्लॉक, 10 केजी का ब्लॉक, आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसको आप कहीं से भी ले सकते हैं। बहुत आसानी से ये मार्केट में उपलब्ध होता है। इस कोकोपीट के साथ आप वर्मीकुलाइट या फिर केंचुआ खाद इसको मिलाकर 1:1 मतलब जितना आप केंचुआ खाद लेंगे उतना कोकोपीट लेंगे। इसको लेकर के कोई कोकोपीट को पहले आपको पानी में इसको फुलाना है। इसको रखने के बाद जब इसमें मॉइस्चर आ जाता है, जब पानी हो जाता है, आपको ऐसा कोकोपीट तैयार करना है जिससे कि पानी जब आप मुट्ठी बंद करके उसको करें तो पानी भी नीचे ना गिरे और ना आपके हाथ में पानी लगे। इस तरह का तैयार करना है। जब आप इसे 1 और 1 के अनुपात में मिला लेंगे फिर आप इसे प्रोट्रे को भर दीजिए। एक प्रोट्रे भरने में आपको लगभग 1 से 1.25 केजी कोकोपीट और वर्मीकुलाइट या फिर जो केंचुआ खाद है उसका उपयोग आपका हो जाता है। इस कोकोपीट में आप एक जो सेल है उसमें 1 बीज डालेंगे। बीज बोने के बाद वर्मीकुलाइट की पतली परत से इसे ढक दिया जाता है ताकि बीजों को अंकुरन के समय समुचित नमी मिलती रहे। वर्मीकुलाइट में नमी को अधिक समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है। अंकुरन के बाद ट्रे ग्रीन हाउस में बेंच या जमीन से उठी क्यारियों के ऊपर रखी जाती है और बीजों के अंकुरन के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। यदि तापमान अंकुरन के अनुकूल है तो अंकुरन के 1 सप्ताह बाद सिंचाई जल के साथ आवश्यक मात्रा में मुख्य तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश और समस्त सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी दिया जाता है। प्रोट्रे में आप लगभग 25 से 30 दिन में आपका लगभग तैयार हो जाता है ये। और अगर जो तापमान बहुत कम होता है तो लगभग 40 दिन लग जाता है। तो 40 दिन में आपका पौधा तैयार हो जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो आपका बीज है वो बीज हर एक बीज की जड़ें जो होती है बहुत ही अच्छे से तैयार होती हैं और जब आप इससे खेतों में इसका जो कहते हैं उसको पौधरोपण करना, उस समय ये एक एक जो पौधा है बहुत आसानी से निकल आता है और आप इसको बहुत आसानी से अपने खेतों तक ले जा भी सकते हैं। ना ही ले जा सकते हैं, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप इससे दूर दराज की अगर मार्केट में भी ले जाना चाहते हैं तो भी बहुत मदद मिलती है। तो इस तरह से प्रोट्रे का उपयोग करने से आप सिर्फ अपने ही खेतों में नहीं बल्कि अगर आप चाहें तो बाहर के मार्केट में भी या जहाँ से आपको सप्लाई करना है आप वहाँ भी इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ कि जितनी भी दवाइयाँ आप अपने पारंपरिक तरीक़ों से जब बिचड़ा उत्पादन करते हैं वहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने आपको कार्बोफ्यूरॉन बताया था, बेबिस्टिन बताया था, तो आप इन सभी का उपयोग यहाँ भी करेंगे ताकि आप जो जड़ों में जो होने वाली बीमारियां होती हैं, रूट रॉट जिसे कहते हैं, उससे होने से इस पे सावधानी मिलती है और फिर वो बीमारियों से आपको बचाते हैं। तो इस तरह से करके आप अपने बिचड़े को बना सकते हैं और इसमें आप सिर्फ टमाटर, मिर्च ये सब ही नहीं बल्कि आप जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसके भी बिचड़े बना सकते हैं। तो इस तरह की तरीके से आपका जो है बिचड़ा बहुत ही स्वस्थ उत्पन्न होता है और जो आप पौधरोपण करेंगे तो आपको अच्छे उत्पादन मिलने में सहायता होती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।